हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। लास्ट वीडियो मैंने आपको द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक जो है हमने कवर कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का हमारा ये टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल, इसकी ओवरऑल फिलोसफी क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आवर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट, कि हमारा जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या है, कौन सी इसमें ऐसी फिलोसफीज हैं जहाँ बेसिक वैल्यूज़ हैं जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने उन बेसिक्स वैल्यूज़ को जो है देखना है कि वो कौन सी है। सो व्यूज़ ऑफ सम मेजर लीडर, इसके बाद जो है आपको कुछ मेजर लीडर्स के जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर आपको 50 पे 51 पे जो है यहाँ पे कुछ आपको जो है दिए गए हैं, लीडर्स के व्यूज़ दिए गए हैं, लीडर्स ने क्या कहा है। अब टॉपिक है आपका द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस। अब देखिए, ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस टॉपिक में आपको दो नाम दिए गए हैं। ठीक है, दो नाम दिए गए हैं, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आपको, तो आप इसके बारे में तो मैंने आपको लास्ट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, राइट। अब हमने जो है महात्मा गांधी जी के बारे में अभी तक इस चैप्टर में नहीं पढ़ा। तो क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे, इस जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे, इसके जो मेंबर नहीं थे। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, बट हिज फिलोसफीज, हिज वैल्यूज, हिज आइडियाज आल्सो रिफ्लेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट उनके जो महात्मा गांधी जी की जो बेसिक वैल्यूज़ थी, जब हम बोलते हैं कि उनकी फिलोसफी थी, जिसमें उन्होंने यंग इंडिया की मैगजीन लिखी थी 1931 में, उसमें उन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, मेकर्स थे, वो इनकी जो फिलोसफी थी, जो इनकी वैल्यूज़ थे, उनको फॉलो करते थे। तो इट मीन्स क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है, जो वैल्यूज़ हैं, वो भी महात्मा गांधी जी के वैल्यूज़ को ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो महात्मा गांधी जी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो थे वो प्रतिबद्ध थे, कि वो चाहते थे कि जो वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि जब वहाँ पे जो पीसफुली जो सब रहें, हाई क्लासेस एंड लो क्लासेस जो समान हो जाए, और जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक साथ मिल के रहें। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, वुमेन एंजॉय द इक्वल राइट्स, ये किए जाए। ये सब जो है आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ है, द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो फिलोसफी थी वो सब जो है लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर के द्वारा भी लिखा गया है। हालांकि दोनों के जो विचार थे वो आपस में मिलते नहीं थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर काफ़ी बातों पे जो इनके साथ महात्मा गांधी जी सहमत नहीं थे, बट दोनों का अल्टीमेटली गोल क्या था कि इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना, इंडिया को एक जो है विकासशील देश बनाना, और इंडिया में जो भी वीकर सेक्शन है उनको ऊपर उठाना। तो बट दोनों के मेथड अलग अलग थे, बट एम सेम था। ठीक है, राइट। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं इनलाइटमेंट एलिमिनेटेड इनक्वालिटीज़, वो इनक्वालिटीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, तो वो सोशल अपलिफ्टमेंट, इट मीन्स क्या है कि दोनों का एम सेम था, बट मेथड जो थे अलग अलग थे। यहाँ पे कुछ हमें डॉक्टर जो भीमराव रामाजी अम्बेडकर की जो पॉलिसीज़ हैं, या उनकी जो स्टेटमेंट है, फिलोसफी है, वो भी लिखी गई है पेज नंबर 48 पे। इन पॉलिसी वी विल हैव इक्वालिटीज़ इन एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ एंड वी विल हैव इन इक्वालिटीज़। उन्होंने क्या कि हमारी सोशल जो सामाजिक है वहाँ पे तो हमें इक्वालिटी मिल गई है, बट जो हमारा जो एक पॉलिटिकल, जहाँ हम उसको बोल सकते हैं, जहाँ हम बोल सकते हैं उसमें इकोनॉमिक स्फीयर में अभी भी इनक्वालिटीज़ है। तो उसमें इनक्वालिटीज़ क्यों है, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, वो चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब है उसके बाद फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ तो हमने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर के बारे में पढ़ा है। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहाँ पे एक फिलोसफी लिखी गई है, वहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद एक फिलोसफी और है उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी एक फिलोसफी दी गई है, वो भी आप एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हो। बट मेन जो इसमें टॉपिक करने वाला है वो है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट, एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। इसमें कुछ बेसिक वैल्यूज़ दी गई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट होता है तो इसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट दी गई है
उस जो क्या है एक बेसिक वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको क्या कहा गया, दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बलम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको प्रेम्बल कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं, प्रस्तावना कहा गया। तो हमारा संविधान एक प्रस्तावना से शुरू होता है और ये प्रस्तावना से ही हमारे संविधान की, हमारी कंट्री की ओवरऑल जो वैल्यूज़ है, ओवरऑल फिलोसफी है, वो पता चलती है। ठीक है, इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। ये फिलोसफी ऐसी है कि जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा गया। अगर आपको द प्रेम्बल, जिसमें ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो लिखे गए हैं, डायग्राम बनाई है, अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी समझ जाओगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस चीज़ को बेस है या किस चीज़ को कंटेन किया उसने रखा हुआ है अपने अंदर, वो चीज़ सारी जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, सो इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल को, प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगर आत्मा को अलग कर दिया जाए तो शरीर कुछ नश्वर है, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमारा जो प्रस्तावना है वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक आत्मा है, सोल कहा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी पेज नंबर 51 पे है। इसको हम 1 बाय 1 करके जो है रीड करेंगे और इसका अगर आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारा कुछ जान जाओगे। ठीक है, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस है। सो सबसे पहले है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप बाय द इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कौन थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनसे इलेक्ट किए गए मेंबर्स थे। कोई एक पार्टी या किसी एक स्टेट के मेंबर नहीं थे, अलग अलग जो प्रोविंशियल जो हमारी लेजिस्लेचर थी उनसे जो है प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने सब ने मिलके जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये नहीं है कि जो हमारा संविधान बना है वो किसी राजे महाराजा ने या क्वीन ने या मोलते के ऊपर से भगवान आया, भगवान ये पकड़ा कर चला गया, लो जी ये आपका संविधान है, इसके अनुसार देश चलाइए। नहीं, ये किसने बनाया है, पीपल्स ने बनाया है थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपको, आई थिंक ये क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, सॉवरेन। ठीक है, अब सॉवरेन क्या है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। ठीक है, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिकेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो भी सॉवरेन कंट्री होती है उसमें कोई भी डिसीजन लेना, कोई इंटरनल लेना है या एक्सटर्नल, मतलब अपने देश के संबंधी या दूसरे देशों के साथ जो कोई भी डिसीजन लेना, वो हमें कोई दूसरा देश या किसी दूसरे देश के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हम अपने जो निर्णय है वो खुद लेंगे, चाहे वो हमारे इंटरनल मामले पे हो चाहे वो एक्सटर्नल मामले पे हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए कि नहीं आप ऐसे करो वैसे करो, नहीं, हम अपने इंडिया के फैसले हम जो है खुद लेंगे और दूसरों के साथ भी हम खुद फैसले करेंगे। ठीक है, इसलिए बाहरी पावर, कोई भी हमें जो बाहरी पावर है वो हमें कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, होप आपको समझ आ गई। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय गवर्नमेंट या बाय द सोसाइटी। जो भी हमारी सोसाइटी में इक्वली वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो लैंड है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ना ही कोई ज़्यादा जिसके पास, ना ही कोई अमीर रहे ना कोई गरीब रहे। मतलब ये क्या है, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो वेल्थ हो चाहे वो लैंड हो। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द साइको इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। सामाजिक और आर्थिक जो इनक्वालिटीज, असमानता को कम करने के लिए जो है लैंड ओनरशिप और जो है इंडस्ट्रीज को जो है गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए ओनरशिप को, राइट। उसके बाद क्या है, सेकुलर। सेकुलर मीन्स क्या है, ये आपका थर्ड पॉइंट, होप ये आपको समझ आ गया। सेकुलर क्या है, सिटीजन हैव टू कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एंड इंटरेस्ट इन एनी रिलीजन। वो किसी भी, सेकुलर मीन्स क्या होता है कि किसी भी हमारे देश में जो भी जितने भी नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कोई स्टेट उनके ऊपर या गवर्नमेंट उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए या आप इसी धर्म को अपनाइए या आप ये धर्म बदल के अपना ये धर्म रख लीजिए। नहीं, स्टेट इसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो लोगों को फ्रीडम है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कोई भी
धर्म जो है अपना फॉलो कर सकते हैं। जहाँ स्टेट के द्वारा कोई भी, कंट्री के द्वारा कोई भी जो हमारा राष्ट्रीय जो है धर्म नहीं बनाया गया है, तो इसलिए हमारी इंडिया क्या एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है, होप ये आपको 4 पॉइंट समझ आ गए हैं। उसके बाद क्या है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय देयर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड द अकाउंट एबल। ठीक है, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या है कि जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हम थ्रू द इलेक्शन जो है, थ्रू द राइट टू वोट क्या है चुनते हैं, और ये लोग जो है गवर्नमेंट बनाते हैं और हमारे देश को चलाते हैं। कोई भी बाहरी जो पावर है, जहाँ हम कह दें कि जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, जहाँ डिक्टेटरशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोगों द्वारा चुनी जाती है और वही जो है देश को चलाती है। ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रिपब्लिक क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। कोई भी यहाँ पे हमारे देश में कोई भी हेरिडिटरी, जैसे हम बोल दें कि पहले परदादा फिर दादा फिर उसका बेटा, ऐसे गद्दी पे नहीं बैठते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? रिपब्लिक है, लोगों द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उनको स्टेट का हेड जो है बना दिया जाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, राइट, मतलब थ्रू द इलेक्शन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद क्या है जस्टिस। जस्टिस क्या है? सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड एंड अदर जेंडर एंड सोशल इनक्वालिटीज हैव टू रिड्यूस। गवर्नमेंट शुड बी वर्क ऑन द वेलफेयर ऑफ द ऑल, स्पेशली द डिसएडवांटेजेस, जो ग्रुप हैं उनको हेल्प करना, और किसी भी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट ना करना, उनको सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, उनको कुछ भी अगर कोई भी होता है, उनके साथ क्राइम होता है, तो उनको जो है ना ही उनके जेंडर के आधार पे, ना ही उनके जात के आधार पे, ना ही रंग के आधार पे, उनके साथ किसी भी तरह का जो है भेदभाव ना करते हुए उनको इक्वली ट्रीट करना, जस्टिस देना उनको। ठीक है, राइट। लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? देयर आर एबल टू अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। मतलब लिबर्टी क्या है? किसी की आज़ादी के ऊपर हम रोक नहीं लगा सकते हैं, सभी को आज़ादी मिलने का अधिकार है। जैसे नहीं है कि हम किसी के कोई भी जो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती कि आप जो है सड़क पे नहीं चलोगे, आप जो है नीचे रोड पे चलोगे, जहां आपका एक टांग बांध दी जाएगी, आप एक टांग पर चलोगे। ठीक है, तो ऐसी कोई मतलब अनरीजनेबल जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। लोगों को आज़ादी है, वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स क्या है? समानता है, सभी को जो है ऑल द इक्वल बिफोर द लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनक्वालिटीज हैव टू बी इनेक्टेड। क्या सभी लोग जो है इक्वल हैं, किसी को भी जो है हम उसकी जात पे, रंग पे, आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है काम करने की, आगे बढ़ने की। ठीक है, और कोई भी जॉब करने की, सबको इक्वल समान जो है अधिकार होने चाहिए, सभी को समान जो है इक्वालिटीज़ मिलती हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये हमारा आता है इक्वालिटी मीन्स समानता। उसके बाद क्या है फर्टेनिटी। फर्टेनिटी क्या है कि वी ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। जैसे हम एक फैमिली के मेंबर होते हैं तो हम सामान्य विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वैसे ही फर्टेनिटी के हमारा पूरा देश क्या है? एक फैमिली है। चाहे देश में अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, डाइवर्स ग्रुप है, बट उन सब के बावजूद भी क्या है हमें एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड की भावना से रहना चाहिए। क्या जो ताजो हम इंडिया एक फैमिली है और हम फैमिली सब जो है मिलकर रहें। सो होप ये थे आपके पॉइंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टेनिटी, जो हमारे पूरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक वैल्यूज़ को, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम द प्रेम्बल बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से सोल है, एक आत्मा है। ठीक है, सो राइट स्टूडेंट, आई होप ये आपको जो टॉपिक समझ में आएगा होगा। लास्ट आपका टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सभी को जो है सामान्य अधिकार दिए हैं, सबकी पावर्स अपनी अपनी हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हैं तो उस लिए अमेंडमेंट, एक एक्ट बनाया गया है, अमेंडमेंट के द्वारा हम उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। लोगों को जो उनकी पावर्स बताई गई है, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी पावर्स क्या है, कैसे इलेक्ट करना है, कितनी पावर्स में रह के वो अपनी जो है डिसीजन ले सकते हैं, ये सब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सो होप ये हमारा जो चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन क्लास 9th का हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हमने पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो जो लास्ट टॉपिक थे हमें आपको मेरी प्ले लिस्ट 9th क्लास की प्ले लिस्ट में जो है आपको सभी टॉपिक्स जो हैं और उनके सब टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे। सो होप ये आपको टॉपिक गाइडिंग वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।